तारीख थी 5 अगस्त 2019 और सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर भारत की एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था को पलट दिया गया जो सोचिए 70 सालों से भी ज्यादा वक्त से कायम थी। तो सवाल ये उठता है कि एक अस्थायी यानी टेम्पररी प्रोविजन जिसे अदालतें तक स्थायी कह चुकी थीं, उसे आखिर एक ही दिन में हटाया कैसे गया? चलिए अनुच्छेद 370 को खत्म करने के पीछे की इस बड़ी संवैधानिक गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि ये सब खत्म कैसे हुआ, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ था। साल 1947 में जब भारत का एकीकरण हो रहा था, तब जम्मू और कश्मीर की रियासत के सामने एक बहुत ही अनोखी सिचुएशन थी। बाकी रियासतों से अलग वहां के शासक महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में आजाद रहने का फैसला किया। मतलब ना तो भारत के साथ गए, ना पाकिस्तान के। अब इस विलय पत्र में एक बहुत ही दिलचस्प बात थी। महाराजा हरि सिंह ने विलय तो किया, लेकिन ये विलय सिर्फ 3 मामलों तक ही सीमित था: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। यानी इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी सारे अंदरूनी मामलों में जम्मू कश्मीर की सरकार ही फैसले लेगी। तो अब इस सीमित विलय को, इस खास रिश्ते को संविधान में जगह देनी थी, और इसी जरूरत ने जन्म दिया अनुच्छेद 370 को। तो ये जो खास दर्जा था, इसका सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा। 1947 में विलय पत्र पर साइन हुए, जैसा हमने देखा। फिर 1949 में ड्राफ्ट आर्टिकल 306A, जो बाद में आर्टिकल 370 बना, उसे संविधान में एक टेम्पररी प्रोविजन की तरह जोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ आया 1957 में। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा, जिसने राज्य का संविधान बनाया, वो भंग हो गई, पर उसने आर्टिकल 370 को हटाने की कोई सिफारिश ही नहीं की, और इसी वजह से ये अस्थायी प्रावधान एक तरह से स्थायी हो गया। तो असल में जो बात विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कही गई थी, अनुच्छेद 370 ने उसी अनोखे रिश्ते को एक संवैधानिक शक्ल दे दी। मतलब जम्मू कश्मीर को अपना संविधान, अपना झंडा और अपने अंदरूनी मामलों में पूरी आजादी मिली। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो खास दर्जा था, ये जमीनी हकीकत में कैसे काम करता था। दशकों तक इसका क्या मतलब था? और ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ भारत के बाकी राज्य थे जो पूरी तरह भारतीय संविधान को मानते थे, और दूसरी तरफ था जम्मू कश्मीर, जिसका अपना संविधान था, अपना झंडा था। केंद्र के कानून भी वहां सीधे लागू नहीं होते थे। पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी, और तो और जो रेसिडुअल पावर्स होती हैं, वो भी केंद्र के पास नहीं बल्कि राज्य के पास थीं। मतलब ये रिश्ता बाकी राज्यों से बिल्कुल ही अलग था। लेकिन समय के साथ इस स्वायत्ता में धीरे धीरे कमी आई। इसे अक्सर आर्टिकल 370 का एरोजन या क्षरण कहा जाता है। हुआ ये कि भारत के राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से एक के बाद एक आदेश जारी करके भारतीय संविधान के कई हिस्सों और केंद्रीय कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू करते गए, और देखते ही देखते ये रिश्ता उन शुरुआती 3 विषयों से बहुत आगे निकल गया। इसी प्रक्रिया का एक सीधा नतीजा था आर्टिकल 35A। ये बहुत खास है क्योंकि इसे संविधान में किसी संशोधन के जरिए नहीं जोड़ा गया था, बल्कि इसे 1954 में आर्टिकल 370 के तहत ही एक राष्ट्रपति के आदेश चलाया गया था, और इसी ने जम्मू कश्मीर विधानमंडल को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें कुछ खास अधिकार देने की शक्ति दी। और यही बात हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आती है। अगर आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश जरूरी थी, और वो सभा तो 1957 में ही भंग हो चुकी थी, तो फिर इसे हटाया कैसे गया? इसका जवाब एक बहुत ही सोची समझी कानूनी रणनीति में छिपा है। जैसा कि यह बयान बताता है, यह कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसकी तैयारी काफी पहले, शायद दिसंबर 2018 से ही शुरू हो गई थी। तो 5 अगस्त 2019 को हुआ क्या? असल में ये एक 6 स्टेप की कानूनी रणनीति थी। स्टेप 1, जम्मू कश्मीर में पहले से ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, मतलब वहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी। स्टेप 2, ऐसे में राज्य की विधानसभा की सारी शक्तियां भारतीय संसद के पास आ गईं। स्टेप 3 और 4 सबसे अहम है। एक नया राष्ट्रपति आदेश CO 272 जारी किया गया, और इसने एक कमाल का काम किया। इसने संविधान के आर्टिकल 367 में बदलाव करके संविधान सभा शब्द का मतलब ही बदल दिया। अब उसका मतलब था विधानसभा। स्टेप 5, क्योंकि संसद ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा का काम कर रही थी, तो उसी ने राष्ट्रपति को इसे हटाने की सिफारिश दे दी। और आखिरी स्टेप, इसी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति ने एक फाइनल ऑर्डर जारी किया, जिसने आर्टिकल 370 को बेअसर कर दिया। एक शब्द के मतलब को बदलकर 1957 से चली आ रही एक बड़ी संवैधानिक अड़चन को दूर कर दिया गया। आर्टिकल 370 के हटने के फौरन बाद राज्य के पूरे भूगोल और उसके कानूनी ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया। जो जम्मू और कश्मीर राज्य था, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, एक जम्मू और कश्मीर जिसमें विधानसभा होगी, और दूसरी लद्दाख जिसमें विधानसभा नहीं होगी। इसके साथ ही कई बड़े कानूनी बदलाव हुए। जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान खत्म हो गया। आर्टिकल 35 से भी अपने आप खत्म हो गया। वहां चलने वाला रणवीर पीनल कोड यानी RPC की जगह अब इंडियन पीनल कोड यानी IPC ने ले ली।
आरटीआई और आरटीई जैसे कानून अब वहां भी पूरी तरह लागू हो गए और 160 से ज्यादा राज्य के कानूनों को निरस्त कर दिया गया। मतलब अब वहां का कानूनी सिस्टम काफी हद तक बाकी देश जैसा ही हो गया। तो इस एक कदम ने 70 साल पुरानी संवैधानिक व्यवस्था को बदल कर रख दिया, लेकिन ये अपने पीछे कुछ बड़े सवाल भी छोड़ गया है। सवाल ये कि देश में संघवाद यानी फेडरलिज्म और राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है।